हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे देश में चलने वाली संस्थाओं यानी एनजीओज को करोड़ों रुपए की फंडिंग अचानक विदेश से मिलने लगे तो उसका क्या असर होगा। क्या वो पैसा वाकई समाज सेवा में लग रहा है या उसका इस्तेमाल देश की सुरक्षा के खिलाफ हो रहा है। इसी विदेशी चंदे के खेल को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसे हम कहते हैं FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अक्सर न्यूज में आप सुनते होंगे कि फला एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हो गया या फला संस्था की फंडिंग रुक गई, लेकिन एक स्टूडेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर आपको सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि इसके पीछे का असली लॉजिक समझना होगा। आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे आखिर ये FCRA है क्या, सरकार इस पर इतनी सख्ती क्यों कर रही है और आपके एग्जाम्स के लिहाज से इसमें कौन कौन से पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन। मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। अब सवाल आता है बॉस कि ये FCRA आखिर क्या चीज है। आसान शब्दों में कहें तो FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक ऐसा फिल्टर है जो ये तय करता है कि विदेश से आने वाला चंदा इंडिया में कैसे आएगा और कहां खर्च होगा। तो चलिए थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बिल पेश किया गया था और बताया गया कि ये कानून 1 मई 2011 से लागू हुआ, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, इसलिए इस एक्ट में भी 3 बड़े बदलाव किए गए यानी अमेंडमेंट्स 2016, 2018 और सबसे लेटेस्ट 2020। होम मिनिस्ट्री का स्टैंड बहुत क्लियर है, आप विदेश से पैसा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैसा नेशनल इंटरेस्ट यानी देश हित, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब सेवा के नाम पर आने वाला पैसा कहीं देश की शांति भंग करने के लिए तो इस्तेमाल ना हो रहा हो, बस इसी की निगरानी करता है FCRA। फ्रेंड्स, अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में लगभग 16,000 एसोसिएशन इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल करीब 22,000 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा हमारे देश में आता है। अब भाई, जहां इतना भारी भरकम पैसा इन्वॉल्व होगा वहां सरकार की कड़ी नजर तो होगी। तो चलिए अब समझते हैं इसके उन रूल्स के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की कि आखिर इस कानून में ये नया अमेंडमेंट यानी बदलाव लाने की जरूरत पड़ी क्यों। होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ किया है कि सरकार को कुछ ऐसे ऑपरेशनल गैप्स नजर आए हैं जहां नियम थोड़े ढीले थे। मान लीजिए किसी एनजीओ का FCRA लाइसेंस कैंसिल हो गया या उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया, तो उनके पास जो विदेशी पैसा और एसेट्स बचे हैं उसका क्या होगा। पहले इस पर क्लैरिटी कम थी, इसलिए ये नया कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाया गया है जिसके तहत अब सरकार के पास ये पावर है कि वो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी एक सरकारी अफसर या बॉडी को अपॉइंट करेगी। जैसे ही किसी एनजीओ का सर्टिफिकेट कैंसिल होगा, सारा फंड और एसेट्स उस अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब अब पैसा लावारिस नहीं रहेगा और तो और ये अथॉरिटी ही तय करेगी कि उस बचे हुए विदेशी पैसा या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट क्लॉज 16A, अगर वो एसेट कोई प्लेस ऑफ वर्शिप जैसे मंदिर, मस्जिद या चर्च है तो सरकार किसी व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है, उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर वैसा ही बना रहना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट भले ही बदल जाए पर उस जगह की धार्मिक पवित्रता और पहचान से कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। तो एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, ये अमेंडमेंट सिर्फ पाबंदी लगाने के लिए नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, जहां एक तरफ ये बिल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने सिविल सोसाइटी और एक्सपर्ट्स के बीच चिंता पैदा कर दी है। सबसे बड़ा डर है एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को लेकर। जानकारों का मानना है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को इतनी ज्यादा पावर्स देना एनजीओज की आजादी और उनके स्वतंत्र फैसलों को कमजोर कर सकता है। यहाँ प्रॉपर्टी राइट्स का भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आर्टिकल 300A के तहत किसी की प्रॉपर्टी लेना एक गंभीर कानूनी मामला है और बिना स्पष्ट न्यायिक निगरानी यानी जुडिशियल ओवरसाइट के एसेट्स को सरकार के अधीन करना विवाद खड़ा कर सकता है। इसके अलावा कई अहम नियम पार्लियामेंट के बजाय एग्जीक्यूटिव के भरोसे छोड़ दिए गए हैं, जिससे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कम होने का खतरा है। विपक्ष तो इस बिल को ड्रकोनियन तक कह रहा है, क्योंकि जांच से पहले केंद्र की मंजूरी की शर्त से सेलेक्टिव एनफोर्समेंट का डर बढ़ जाता है। कुल मिलाकर इतने सख्त नियमों और प्रॉपर्टी जब्त होने के डर से एनजीओज के बीच एक चिलिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, जिससे वे सेंसिटिव सोशल इश्यूज पर काम करने से कतरने लगेंगे। छोटे संगठनों के लिए ये भारी भरकम एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन उनके अस्तित्व पर
बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि एफसीआरए अमेंडमेंट 2026 एक दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ जहां यह नेशनल सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी कदम है, वहीं दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी की आज़ादी को लेकर उठ रहे सवाल भी जायज़ हैं। यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये गवर्नेंस और फंडामेंटल राइट्स के बीच एक बैलेंस को दिखाता है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या ये नए नियम देश की सुरक्षा के लिए मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये एनजीओज के काम करने की आज़ादी को कम कर देंगे? अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही डीप डाइव टॉपिक्स के लिए जागरण जोश को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।